So in this video we're going to discuss and revise the chapter 6th of class 12 physics, that is electromagnetic induction. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So चैप्टर ही सिंपल आता है और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी आता है, बस इसके जो टॉपिक्स आते हैं वो आपको थोड़ा और ध्यान से समझने होंगे, क्योंकि जो ये टॉपिक्स आते हैं हमारे लिए थोड़े न्यू टॉपिक भी हैं और जो इनका मीनिंग है वो भी थोड़ा डीप मीनिंग आता है। बाकी ये चैप्टर छोटा चैप्टर है, 3-4 टॉपिक इससे मेन हमारे आते हैं। बाकी जो हमारे ये नोट्स हैं बिल्कुल सिंपल वे में हमने नोट्स बनाए और जो करेंगे वो भी हम बिल्कुल बेस्ट वे से करेंगे, ताकि जितने भी टॉपिक्स आपके इस चैप्टर से आते हैं उनको आप अच्छे से समझ पाओ और माइंड में क्या है एक तरीके से सेट कर पाओ। एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू टाइप आएगा, न्यूमेरिकल टाइप आएगा, उसको आप अच्छे से क्या है सोल्व कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। देखो हमने इससे पहले चैप्टर में जो हमारा चैप्टर 4th और 5th आता है, मेनली 4th चैप्टर, उसमें अपना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो मैग्नेटिक फील्ड से उससे रिलेटेड सारे टॉपिक क्या कवर किए थे। अब देखो उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एक गिवन सरफेस एरिया से नॉर्मली कितनी वहां से पास आउट हो रही है, उस चीज को हम बोलते हैं अपना मैग्नेटिक फ्लक्स। मींस द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मली फ्रॉम द गिवन सरफेस एरिया, इसको हम बोलते हैं अपना मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी बेस पर हमारे क्या है पूरा चैप्टर आता है। मींस ये एक वर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर हमारा क्या है पूरा चैप्टर बन गया। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे सबसे पहले इट इज स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से। फाई का यहां पर जो मैथमेटिकल मीनिंग होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, इन विच जो फाई तो मतलब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, बी मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो हमारा ए है मतलब एरिया। तो बी डॉट अगर ए की हम वैल्यू निकाले तो वो किसके इक्वल आएगी, वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू के इक्वल आएगी। बाकी डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही है, डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, मतलब कि जैसे बी डॉट ए है तो उसको हम ले सकते हैं बी ए कोस थीटा। अब यहां पर जो थीटा होगा वो किसके बीच में एंगल है, वो बी और एरिया वेक्टर के बीच में हमारा क्या एंगल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग अपॉन थीटा। मींस थीटा की वैल्यू कितनी है उस हिसाब से हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी, वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफ द सरफेस इज नॉट प्लेन। देखो अगर हमारा जो सरफेस है वो प्लेन है और कुछ सरफेस एरिया से वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। बाय चांस मान लेते हैं अगर हमारा जो सरफेस एरिया है वो प्लेन नहीं है, मींस वो कर्व शेप में है या फिर वो इरेगुलर शेप में है, तो वहां पर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए वो सिंपल फॉर्मूला तो वही है, बस उसमें हम एक चेंज करेंगे जो कि है जैसे फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बी परपेंडिकुलर डीएस। मींस जो हम वहां पर हम करेंगे अपना क्लोज इंटीग्रेशन और साथ ही साथ जो हम अपना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लेंगे वो हम क्या लेंगे, उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेंगे जो कि परपेंडिकुलर वाला लेंगे। मींस बी कोस फाई हम वैल्यू लेंगे। अब देखो ये वाला जो फाई है और ये जो हमारा कोस फाई है ये दोनों अलग अलग ही है। जैसे कि ये वाला फाई तो क्या शो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू शो कर रहा है, और जो कोस फाई वाला फाई है ये हमारा क्या एंगल को शो कर रहा है। मींस हमारा जो कोस फाई की वहां पर वैल्यू होगी। तो सिंपली हम अगर हमारा प्लेन जो सरफेस एरिया है वो प्लेन नहीं है तो हम ये वाले फॉर्मूला यूज कर लेंगे। नेक्स्ट आती है इसकी यूनिट। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होगी वो होगी हमारी वेबर, जिसको डिनोट करेंगे WB से, या फिर हम लिख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये दोनों ही हमारी क्या है इसकी SI यूनिट आती है। बाकी CGS सिस्टम में देखें तो इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी हमारी मैक्सवेल। दोनों का रिलेशन आता है 1 WB मींस 1 वेबर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 8 मैक्सवेल, हमारा एक तरीके से रिलेशन आता है। बाकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एक लास्ट पॉइंट आता है, इसको हम क्या है दूसरे नाम से भी याद कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। दोनों बात एक ही है। ये सब कुछ आता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स आता है इसकी अगर वैल्यू चेंज करे, उस वैल्यू चेंज करने से जो आगे के हमारे सारे टॉपिक्स है वो उस पर ही डिपेंड होंगे। जैसे सबसे पहला टॉपिक आता है, चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है, जैसे जैसे डेफिनेशन आप सुनोगे आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब है। जैसे whenever a magnetic flux linked with a coil changes, then an EMF is produced in the circuit. This EMF is known as induced EMF. मींस यहां पर बात है कि आपका कोई सर्किट है उससे जो भी लिंक्ड आपका मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है तो उसके चेंज होने से आपका यहां पर एक EMF इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, ड्यू टू दिस EMF एंड इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड। अब ये जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है, इस EMF इंड्यूस्ड होने से यहां पर एक करंट प्रोड्यूस होगी जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो ये तीनों काम हमारे हो गए, और ये तीनों काम होना मींस इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब पहले हमारा क्या काम हुआ, पहले हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुई, उसकी वजह से हमारा एक EMF इंड्यूस्ड हुआ, EMF इंड्यूस्ड होने की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट हमारी क्या प्रोड्यूस हो गई। तो ये सारा फिनोमेना हम क्या बोलते हैं, हम अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो ये सिंपल सा मीनिंग हमारा आता है।
अब देखो ये नया टॉपिक हमारे लिए कैसे हो गया, थोड़ा डीप मीनिंग। देखो इसमें कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, जैसे हमारा नॉर्मल टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या याद करेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर जो जिसमें जो कॉइल है वो मूव करेगी, वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, डायरेक्ट हो गया। लेकिन इसमें देखो क्या काम हो रहा है, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, फिर उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो उसमें क्या है, एक चेन बन रही है। तो इस वजह से मतलब ये टॉपिक क्या है, थोड़ा सा और ध्यान लगा के आपको समझने है। बाकी टॉपिक इतना मतलब इतने हार्ड नहीं है कि आपको समझ में ना आए या फिर आपके याद ही ना हो। देखो अब यहां पर हमारा क्या मेन काम क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, क्योंकि उसके चेंज होने से सारा काम मतलब जो भी नई चीज प्रोड्यूस होनी है वो हो रही है। तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज बाय, मींस ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये कैसे कैसे चेंज हो सकता है। तो उसके हमारे पास बहुत वे हैं। देखो सबसे पहले आता है मूविंग अ मैग्नेट रिलेटिव टू सर्किट। अगर जो सर्किट्स के पास जो हमारी मैग्नेट है उसको हम सर्किट के रिलेटिव मूव करें तो भी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट चेंजिंग करंट, करंट की वैल्यू चेंज कर दे तो भी हमारा मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। रोटेटिंग अ कॉइल, जहां जिस कॉइल से मैग्नेटिक जो फ्लक्स लिंक है उस कॉइल को क्या है हम अगर रोटेट कर दे, जैसे कि हम जनरेटर मोटर्स में करते हैं, तो वहां पर भी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लास्ट पॉइंट आता है चेंजिंग द एरिया, जो हमारा सरफेस एरिया है जिससे हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी, अगर उस एरिया को चेंज कर दे तो भी हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। इन सब तरीके से हम अपना मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो हमारी क्या है, एक करंट इंड्यूस्ड होगी, इंड्यूस्ड करंट। सो ये आ जाता है चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। अगर आपके ये अच्छे से क्लियर हो गए तो आगे के जितने भी टॉपिक आते हैं वो तो आप बिल्कुल आसानी से समझ लोगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। जैसे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मींस हमारे कुछ लॉज आते हैं, दो लॉज आते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से। जैसे फर्स्ट लॉ कहता है व्हेनेवर अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल चेंजेस एन ईएमएफ इट प्रोड्यूस एंड इट लास्ट ओनली सो लॉन्ग एज द चेंजिंग टेक प्लेस। मींस यहां पर कहता है कि अगर हमें पता है देखो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमारा वहां पर क्या है सॉरी हमारी क्या है ईएमएफ क्या है, इंड्यूस्ड होगा वो। अब ये पॉइंट कहता है, मींस ये फर्स्ट लॉ कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो तभी तक प्रोड्यूस होगा जब तक हमारी क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे पबजी में जब तक, जैसे अब तो बीजीएमआई हो गया, नाम चेंज हो गया, बात तो वही है। देखो जब तक हम उसे खेलते रहते हैं कंटिन्यूअसली, जब तक हमारी जो आरपी है और जो रैंक है वो इंक्रीज होती जाती है, मीन्स वो मतलब उसमें प्रोग्रेस होती जाती है। लेकिन अगर जो उसको हम खेलना छोड़ दे या फिर कुछ महीने तक हम रेस्ट ले ले तो हमारी जो आरपी और जो रैंक है सब कुछ सारी वैल्यू क्या है नीचे आ जाती है। तो उसी तरीके से आता है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज लगातार हो रहा है तो हमारा क्या ईएमएफ भी इंड्यूस होता रहेगा। जहां मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हुआ वहीं पर हमारा जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होना भी बंद हो जाएगा। इस तरीके से सिंपली आप याद रख सकते हो। देखो सेकंड जो लॉ आता है वो आता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट। मींस यहां पर बात आती है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा क्या प्रोड्यूस होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। मींस हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस का d∅/dt, ये हमारे पॉइंट आता है। अब देखो ये जो सेकंड जो लॉ आता है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज न्यूमैन्स लॉ। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि जो फैराडे का सेकंड लॉ है उसका मतलब सेकंड नेम क्या आता है, तो वो है हमारा न्यूमैन्स लॉ। अब देखो यहाँ पर पॉइंट है E इज इक्वल टू माइनस का d∅/dt, मींस जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड करंट का, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहां पर एक नेगेटिव साइन लगाओ। इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब है ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मींस जो यहां पर ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो कुछ इस तरीके से इंड्यूस्ड हो रहा है कि वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है उसका अपोज करेगा। तो अपोज का मतलब ये अपोज को शो करने के लिए यहां पर नेगेटिव लगा हुआ है। ये आ जाते हैं हमारे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लेंस लॉ। लेंस लॉ भी हमारा सिंपल सा टॉपिक है। ये इसकी जो स्टेटमेंट है वो कहती है द इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोज दैट रीजन फ्रॉम विच इट इटसेल्फ प्रोड्यूस। मींस जो हमारा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा था वो हमेशा जहां से भी वो प्रोड्यूस होगा उस रीजन का वो हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। ये आता है हमारा लेंस लॉ। अब नेक्स्ट पॉइंट इससे आता है लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। जो लेंस लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस होता है। वो कैसे, जैसे व्हेन अ नॉर्थ पोल इज टेकन टुवर्ड्स द कॉइल इट डेवलप नॉर्थ पोलैरिटी। देखो यहां पर क्या होता है, मान लो हमारी कॉइल है उसमें क्या है करंट फ्लो हो रही है, तो उसके पास अगर हम अपना मैग्नेट लेके जाते हैं और नॉर्थ साइड से लेके जाते हैं, मींस नॉर्थ जो पोलैरिटी है उसके पास लेके जाते हैं, तो जो कॉइल है उसमें भी क्या है, नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। अब देखो दोनों साइड मैग्नेट में भी और कॉइल में भी क्या हो गया, नॉर्थ नॉर्थ हो गया। और हमें पता है जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपेल करते हैं। अब वो एक दूसरे को रेपेल करेंगे और हम क्या है, हमको अगर उनको पास ले जाना है, मींस उन दोनों को क्या पास पास करना है, तो हमें क्या कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी।
मीन्स हमें यहाँ पर क्या है कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है उन दोनों को क्या है पास पास लाने के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं हम, यही क्या है हमारा ये एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें क्या हो जाता है सेव हो जाता है। मीन्स उसमें क्या है जो कोयल है उसके अंदर स्टोर हो जाता है। और इसी का हमारा क्या है वाइस वर्सा होता है। वाइस वर्सा मतलब कैसे, अगर जो हम मतलब कि उधर नॉर्थ है इधर साउथ है तो अनलाइक पोल्स है तो वो क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट वो जो जिस एनर्जी से अट्रैक्ट होंगे वो जो पहले स्टोर हुई थी उसी एनर्जी से अट्रैक्ट होंगे। मीन्स यहाँ पर बात आ गई एनर्जी कंजर्वेशन। मीन्स अगर लाइक पोल होंगे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी और अगर अनलाइक पोल होंगे तो वो उस एनर्जी को यूज करेगा अट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है हमारी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। मींस जो इंड्यूस्ड करंट होता है हमारा कॉइल में वो क्या है उसकी डायरेक्शन कैसे हम निकालेंगे, वो हम निकालेंगे बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मींस राइट हैंड को जैसे आप फिगर में देख सकते हो, राइट हैंड को किस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे, जो हमारा थंब है 4 फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है उन सबको क्या है हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर करेंगे। और जो हमारा थंब है वो क्या मतलब किस चीज की डायरेक्शन को शो करेगा, वो हमारा क्या है मोशन ऑफ द कंडक्टर की मतलब उसको क्या शो करेगा। और जो हमारा जो ये हमारी 4 फिंगर है ये किस साइड में होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की साइड में होगी। तो ऑटोमेटिकली जो हमारी ये मिडिल फिंगर आती है ये क्या शो करेगी, ये हमारी जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है उसको क्या करेगी हमारा शो करेगी। तो इस तरीके से आता है हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, इससे हमारी जो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो हम क्या बता सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज आती है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। मींस हमने समझ लिया कि इंड्यूस्ड करंट का मतलब क्या होता है और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये सब हमने इनकी डेफिनेशन देख ली। अब हम देखते हैं इनकी वैल्यू कितनी होती है। जैसे सबसे पहले पॉइंट हमें पता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, हमने अभी जो फैराडे लॉ सेकंड लॉ था उसमें देखा था कि जो ई होता है वो हमारा ई इज इक्वल टू माइनस का d∅ हमारा dt होता है। हम वही पॉइंट लिखते हैं ई इज इक्वल टू माइनस का n d∅dt। इसमें जो n का मतलब है, n मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स। मीन जो हमारी कॉइल है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स आते हैं वो सिंपली हमने लिखा हुआ है। अब हमें ईएमएफ का मतलब यहाँ मतलब ईएमएफ की हमारे पास वैल्यू है। अब हमें ये भी पता है आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू एक तरीके से वी अपॉन आर के इक्वल होता है। यहाँ पर हम वी की जगह यूज करेंगे अपना ईएमएफ। तो आई किसके इक्वल आ गया, ई अपॉन आर। और ई की जो ये वाली वैल्यू है ये डायरेक्ट वैल्यू रखने के बाद जो आई की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आई इज इक्वल टू माइनस का एन अपॉन आर d∅dt। तो ये क्या आएगी हमारी इंड्यूस्ड करंट की क्या है हमारी वैल्यू आ गई। इसमें हम अपनी जो ये फॉर्मूला है इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के इंड्यूस्ड करंट की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। साथ साथ हम निकालते हैं इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू। देखो चार्ज किसके इक्वल होता है, जैसे आपको पता है करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो यहां से क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यू किसके इक्वल आ गया, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। आई की वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली है, डेल्टा टी एज इट इज रख देंगे। तो हमारे पास क्यू की जो इंड्यूस्ड चार्ज की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्यू इज इक्वल टू एन अपॉन आर इंटू डेल्टा फाई। ये हमारी क्या है इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से कुछ रिलेटेड पॉइंट आते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है इंड्यूस्ड चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम। जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो टाइम पर डिपेंड नहीं होगा। और सेकंड पॉइंट आता है इज इंडिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। जो हमारा ईएमएफ है वो क्या है, वो भी हमारा जो रेजिस्टेंस है उससे इंडिपेंडेंट होगा। सर्किट में हमारी रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू है उससे हमारा जो ईएमएफ है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो सिर्फ हमारा जो ईएमएफ है वो किस चीज पर डिपेंड होगा, वो मेनली हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो वहां पर वैल्यू है उस चीज पर डिपेंड होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मोशनल ईएमएफ फॉर रोटेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मींस मोशनल ईएमएफ का मतलब होता है ऐसा ईएमएफ जो कि मोशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ उस चीज को हम बोलते हैं अपना मोशनल ईएमएफ। बाकी इसका जो पूरा डेरिवेशन है इंड्यूस्ड करंट का भी और ये वाला भी, ये पूरा डेरिवेशन देखने के लिए को मतलब डीपली समझने के लिए आप डेरिवेशन सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। उन सब का लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम ये वाला फॉर्मूला देखते हैं। देखो यहां पर आता है मोशनल ईएमएफ की वैल्यू, तो वो होगी हमारी E इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ये हमारी वैल्यू होगी। इनविच जो ई होगा वो हमारा हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, बी मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड, एल का मतलब हमारी लेंथ ऑफ द रोड और जो ओमेगा है उसकी मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये मतलब ये हमारी क्या है किसकी वैल्यू होगी, ये हमारी मोशनल ईएमएफ की वैल्यू होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी यूजफुल भी, मींस रियल लाइफ में भी हमारा काफी यूजफुल ये टॉपिक होता है। मींस इसके मतलब काफी एप्लीकेशन आती है। देखो टॉपिक है हमारा एडी करंट्स। तो एडी करंट्स का जो मतलब होता है वो होता है द करंट इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन फाई चेंजेस इज नोन एज एडी करंट। देखो फाई मींस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने से जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उस करंट को हम बोलते हैं एडी करंट्स। अब देखो यहाँ पर दो बात आ गई। एक तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आप सोचोगे एक हम स्टार्टिंग में पढ़ के आ रहे थे इंड्यूस्ड करंट, और एक ये आ गया हमारा एडी करंट्स। तो क्या ये दोनों
चीजें सेम होती है या इनमें क्या डिफरेंस होता है, दोनों चीजों को क्लियर करते हैं। देखो एक है इंड्यूस्ड करंट, एक है हमारा क्या है एडी करंट। जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो कब प्रोड्यूस होगा, वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उसकी वजह से हमारा क्या इंड्यूस्ड करंट चेंज मींस इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि हमारा जो कॉइल है एक अगर हमारा क्लोज सर्किट है वहां पर हमारा प्रोड्यूस्ड होगा। और जो ये हमारा एडी करंट्स होता है ये कहां पर प्रोड्यूस होगा, ये मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो जो मटेरियल है चाहे वो क्लोज सर्किट हो या कॉइल हो, कुछ भी टाइप का वो सिंगल भी होगा, उसके अंदर हमारा मींस मटेरियल के अंदर हमारा क्या है एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलते हैं एडी करंट्स। तो दोनों जो चीजें हैं, दोनों जो करंट है वो एक दूसरे से क्या अलग अलग है, दोनों को साथ में क्या कंफ्यूज नहीं करना। वो क्या है वो क्लोज सर्किट में प्रोड्यूस होगा, वो भी आउटसाइड में, और ये क्या है मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलते हैं अपना एडी करंट, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है I इक्वल टू ई अपॉन आर। और हम अपना ई की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगी I इक्वल टू माइनस का d∅dt अपॉन आर, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और इसकी जो यूनिट है वो सिंपल मतलब कि सॉरी जो उसकी जो डायरेक्शन है वो भी हम सिंपली अपना जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है उसी से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट आता है यहाँ से वो आता है रोल ऑफ एडी करंट्स। मींस जो एडी करंट्स होते हैं ये मटेरियल के अंदर हैं, ये काम क्या करते हैं। देखो काम सिर्फ इतना इनका इतना होता है, दे कॉज अनडिजायरेबल हीटिंग एंड वेस्टेज ऑफ पावर इन ट्रांसफॉर्मर। मींस ये क्या है एक तरीके से मैं डिफॉल्टर का काम कर रहे हैं, मींस ये क्या है अनडिजायरेबल हीटिंग कर रहे हैं वहां पर, और वेस्टेज ऑफ पावर ट्रांसमिट मींस जो वायर है या फिर जो भी डिवाइस है, जो भी हमारे पास डिवाइस है उसको क्या कुछ पावर सप्लाई करनी है, तो उस पावर सप्लाई में क्या कर रहे हैं ये वेस्टेज करवा रहे हैं। मींस वहां पर पावर सप्लाई मान लो 100 होनी थी हमारी, तो 100 की बजाय वहां पर कितनी 98 या 99 या फिर 95 हमारी जो पावर है वो सप्लाई होगी। मींस ये पावर की वेस्टेज करते हैं हमारे कौन एडी करंट्स। तो ये होता है हमारा रोल ऑफ एडी करंट्स। देखो इस चीज को जो एडी करंट्स है इसको आप एक एग्जांपल से भी याद रख सकते हो। वैसे तो आपके ये पता चल गया होगा, हमने सिंपल वे में कर लिया, आपको याद हो गया होगा कि ये क्या होता है और इनका काम क्या होता है। बाकी अगर एग्जांपल से आप याद करना चाहो ताकि आपको बहुत टाइम तक याद रहे, तो आप इनको एडी करंट्स को एज अ यूट्यूब एड की तरह याद कर सकते हो। मान लो कि जो एडी करंट्स है वो क्या है एक यूट्यूब एड्स की तरह होते हैं। तो जैसे रोल ऑफ एडी करंट्स क्या है, वो अनडिजायरेबल हीटिंग और वेस्टेज करते हैं। तो यूट्यूब एड्स भी क्या करते हैं, यूट्यूब एड्स भी मान लो हम कोई वीडियो देखना चाहते हैं, एजुकेशन वीडियो या एंटरटेनमेंट कोई सी भी तरीके की वीडियो, तो वहां पर अगर बीच में यूट्यूब ऐड आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाए, स्किप ऐड और फिर लास्ट में आ जाए, तो हमारा क्या टाइम वेस्ट होता है। तो एडी करंट्स और यूट्यूब एड्स काफी हद तक सेम सेम हो गए, ऐसे हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन। पहले हम देख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ एडी करंट्स। मींस एडी करंट्स का सॉल्यूशन क्या होता है, इनको हम कम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। देखो they can be minimized by taking laminated coil which consists of thin metallic sheets insulated from each other by varnish and place normal to the direction of B। मींस यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहता है, मींस एडी करंट्स का जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे कर सकते हैं ताकि ये कम से कम वेस्टेज करे। हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा कोर है, जहां पर हम मतलब जो डिवाइस है वहां की जो कोर है उसको क्या है लेमिनेट वाली हम यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा पूरा एक मेटल से ना बनी हो, वो क्या है एक थिन मेटल की शीट से, मतलब बहुत सारी थिन मेटल की शीट से मिला के बनी हुई है, जो कि आपस में क्या है इंसुलेटेडली टच हो। मींस आपस में क्या डायरेक्ट कनेक्शन में ना हो, आपस में क्या है इंसुलेटेड हो एक दूसरे से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो एडी करंट्स की वैल्यू है कम कर सकते हैं। मींस हमें क्या करना है, यहाँ पर जो कोर है उसको लेमिनेट करना है, और जो कोर है वो क्या है सिर्फ एक मेटल से ना बनी हो, वो क्या है बहुत सारी शीट से मिलके बनी हो, जो कि एक दूसरे से क्या है इंसुलेटेड हो। तो इस तरीके से हम जो एडी करंट्स की वैल्यू है वो कम कर सकते हैं। अब देखते हैं मतलब एग्जांपल जैसे यूट्यूब एड्स का लेके चले थे तो उसी से रिलेट करते हैं। तो YouTube ऐड को भी आप कैसे कम कर सकते हो, देखो इसके यहाँ पर आपके दो तरीके आते हैं। सबसे पहले तो आप प्रीमियम जो YouTube प्रीमियम है उसको बाय कर सकते हो, या फिर जो आपके मोड एप्लीकेशन होते हैं, बहुत तरीके के एप्लीकेशन आते हैं, उनको यूज कर सकते हो। तो उनका सॉल्यूशन ये है, और जो एडी करंट का सॉल्यूशन है वो हमारा ये आ जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स। मींस देखो ये एडी करंट्स है, वैसे तो वेस्टेज ही करता है, वैसे तो हमारा मतलब टाइम भी वेस्ट कर रहा है, जैसे यूट्यूब एड टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, और जो एप्लीकेशन है एडी करंट्स वो मतलब कि जो एडी करंट्स है वो भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इनकी क्या कुछ मतलब एप्लीकेशन मींस कुछ फायदे भी हमारे आते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं अपना एडी करंट्स की जो हमारे मतलब एप्लीकेशन होती है वो क्या। सबसे पहले आता है इंडक्शन फ्यूरेंस। इंडक्शन फ्यूरेंस मतलब ये क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर मतलब प्रोड्यूस करने के लिए हमारे यूज होते हैं, जिनकी हेल्प जैसे हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करके हम कुछ भी मेटल को क्या मेल्ट कर सकते हैं या फिर एलॉय बना सकते हैं, इस तरीके से हम यूज कर लेंगे। तो पहली एप्लीकेशन ये आती है। सेकंड एप्लीकेशन आती है इन इलेक्ट्रिक ब्रेक। इलेक्ट्रिक ब्रेक जो हमारी कुछ ट्रेन होती है इलेक्ट्रिकल ट्रेन, उसमें क्या हम एज अ इलेक्ट्रिक ब्रेक इन एडी करंट्स को यूज कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड एप्लीकेशन इन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में भी एडी करंट्स यूज हो सकती है।
डैम्पिंग हमारी एक मशीन होती है जो वाइब्रेटिंग मशीन होती है, उसमें हम यूज कर सकते हो। लास्टली जो एनर्जी मीटर, स्पीडोमीटर और जो इंडक्शन मीटर है, उन सब में क्या है हम अपना एडी करंट्स क्या है यूज करते हैं। ये हमारे मतलब काफी ज्यादा हेल्पफुल भी आते हैं। जैसे जो यूट्यूब एड है वो मतलब टाइम तो वेस्ट कर रहे हैं, जैसे एडी करंट कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ पावर, लेकिन साथ साथ हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। हेल्पफुल कैसे, मतलब कोई नई वेब सीरीज आई है या फिर कोई नई चीज मार्केट में आई है, उनकी क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है थ्रू यूट्यूब एड्स। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को क्या अच्छे से याद कर सकते हो। देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ये दो टॉपिक हैं इस चैप्टर के, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। इनसे मतलब डेरिवेशन और थ्योरी पार्ट, मतलब कि जो इनका स्टेटमेंट आती है, और साथ साथ जो न्यूमेरिकल पार्ट है, वो तीनों ही हमारे आने के चांसेस होते हैं। देखो सबसे पहले समझते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द ग्रोथ एंड डीके ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मींस ये क्या होती है, जो हमारा कॉइल है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से, मींस जिसकी वजह से ये क्या करती है, जो करंट वहां पर चल रहा है, करंट की जो ग्रोथ है और जो करंट का डीके है, मींस करंट का बढ़ना और करंट का घटना, उन दोनों का ही क्या करती है, अपोज करती है। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अपना सेल्फ इंडक्शन। क्लियर, सिंपल सी बात है। देखो नेक्स्ट आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का मतलब एक तरीके से हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू सेल्फ इंडक्शन ही। देखो कोफिशिएंट को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे एल से। देखो हमें पता है कि जो फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, मींस जैसे जैसे हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, ऐसे ऐसे हमारी क्या करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के क्या हम एक कॉन्स्टेंट देंगे और बीच में क्या लगा देंगे, इक्वल लगा देंगे, तो हमारा आ जाएगा फाई इज इक्वल टू एल आई। इनमें जो एल है, एल का मतलब होता है हमारा सेल्फ इंडक्शन, मींस हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का मींस न्यूमेरिकल मतलब क्या आ गया, वो आ गया it is equal to the that magnetic flux which linked with a coil when a unit current flows through it। means हम बोल सकते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो न्यूमेरिकल है हमारा उसके इक्वल है जो हमारा वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है। अगर वहां पर हमारी जो यूनिट करंट फ्लो हो रही है तो वहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आती है वही हमारी किसके, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के इक्वल होगी। एक पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ। मींस फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हम अपना जो सेल्फ इंडक्शन की जो डेफिनेशन है वो कैसे बनाएंगे। देखो अकॉर्डिंग टू फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारा E इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डी फाई बाई डी टी हमारा होता है। यहां पर हम फाई की जगह कैसे रख सकते हैं, जैसे फाई किसके इक्वल है, एल आई, तो फाई की जगह हमने रख दिया अपना एल आई। यहां से अगर हम अपना एल की वैल्यू निकालने सोल्व करके तो एल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एल इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ये हमारी वैल्यू आ गई। तो यहां से हम अपना कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की अगर डेफिनेशन बनाए इस वाले फॉर्मूले से तो वो बनेगी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल थ्रू विच रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट इज यूनिट। मींस अगर हमारे पास रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है, वो यूनिट है, तो वहां पर हमारा जितना भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा। ये हमारा पॉइंट आ जाता है सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेफिनेशन ऑफ 1H। मींस 1H मतलब यहां पर है जैसे जो सेल्फ इंडक्शन है जो उसकी यूनिट जो होती है वो हमारी हेनरी होती है, तो उसको हम जो मतलब डिनोट करते हैं वो हम अपना H से डिनोट करते हैं। देखो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी हमारी यूनिट्स हैं उनका यूनिट जो यूनिट है फिजिकल यूनिट उनकी, जैसे 1 हेनरी, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, ये सब जो यूनिट है इनको हमें डिफाइन करना आना चाहिए। अगर हम इनको डिफाइन अच्छे से कर पा रहे हैं इसका मतलब जो हमारा टॉपिक है और जो हमारा कंसेप्ट है वो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो आप जितनी भी यूनिट्स हैं उनको क्या है मतलब एक बार यूनिट 1 वोल्ट ऐसे ऐसे क्या है 1 वोल्ट 1 एम्पियर इनको क्या डिफाइन मन में या फिर लिख के जरूर देख लिया करो, उनसे आपका कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पर हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ 1H जो कि आती है coefficient of self induction in a coil is said to be 1 Henry when induced EMF of 1 volt produced in a coil through which the rate of change of current is 1 ampere per second। मीन्स अगर किसी कोयल में जो हमारा करंट है वो क्या है किस इस रेट से चेंज हो रहा है वो 1 एम्पियर पर सेकंड हमारा क्या है चेंज हो रहा है। तो अगर वो 1 एम्पियर पर सेकंड हमारा करंट चेंज हो रहा है तो वहां पर हमारा कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो वो अगर ईएमएफ 1 वोल्ट के इक्वल प्रोड्यूस होता है तो वहां पर जो हमारा क्या इंडक्शन होगा वो कितना होगा, वो 1 हेनरी के इक्वल होगा। ये आ जाती है हमारी डेफिनेशन ऑफ 1H। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट एक डेरिवेशन आता है जो कि है सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कोयल। सेल्फ इंडक्शन की हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू देखेंगे जो कि आती है L इज इक्वल टू मींस कोयल के जो हमारी कोयल है उसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है L इज इक्वल टू न्यू नोट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2। ये हमारी वैल्यू होती है। इनमें जो न्यू नोट है वो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं कोयल में, आर मतलब रेडियस ऑफ द कोयल। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। मींस सोलेनोइड में हमारी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी L इज इक्वल टू न्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। इन दोनों की डेरिवेशन चेकआउट करने के लिए आप क्या
डिस्क्रिप्शन में लिंक मतलब देख सकते हैं, वहां पर हमने इनको डीपली समझा है। यहाँ पर हम वैल्यू कर रहे हैं, देखो न्यू नोट हमारा वही सेम वैल्यू, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ए मतलब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोयल, मीन जो कोयल है यहाँ पर सोलिनॉइड की उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है वो, और जो ये एल आता है, एल मतलब लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। तो ये हमारी वैल्यूज आ जाती हैं डायरेक्ट वैल्यूज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोयल एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड। ये दोनों फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए न्यूमेरिकल्स में, और साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपको क्या डायरेक्टली यूज करने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स इस टॉपिक से आते हैं जो कि आपको मतलब याद होने चाहिए, मतलब समझ लो उनको। देखो यहां पर आता है सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज इफ द एयर कोर ऑफ सोलेनॉइड इज रिप्लेस्ड बाय द आयरन सोलेनॉइड। देखो आपको पता है सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड मतलब कि एक हमारा कार्डबोर्ड, मतलब सर्कुलर कार्डबोर्ड पर, सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड पर हम क्या है जो कॉपर वायर है उसकी क्या करते हैं, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं उस वर्ड को, मतलब जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, मतलब हाँ रैप करके रखते हैं, मीन्स हमारी जो कोयल है उसको रैप करके रखते हैं, उसको बोलते हैं सोलेनॉइड। तो उसके अंदर का जो एयर वाला एरिया है उसको अगर हम आयरन रोड से रिप्लेस कर दें तो हमारी जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट। मीन्स जो सेल्फ इंडक्शन है उसको क्या है, मतलब दूसरा नाम है उसका, उसको हम बोल सकते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि वो भी क्या करता है, अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट का, और इनर्शिया का मतलब ये होता है जो चेंज है उसका अपोज करना, तो ये सिंपली इसका दूसरा नाम आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ प्योर इंडक्टर विच हैज जीरो सेल्फ इंडक्टेंस। मींस हम ऐसा कोई भी इंडक्टर नहीं, प्योर इंडक्टर नहीं बना सकते इन रियल लाइफ जो कि क्या है, जिसका जीरो सेल्फ इंडक्शन हो। तो मतलब उसका कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होगा, मींस वहां पर कुछ ना कुछ वेस्टेज होगी। हाँ बस मतलब हम ये कर सकते हैं कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी का हम बना सकते हैं, मीन्स जहाँ पर जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। मीन्स ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल 100% यूज कर ले उस चीज को, 100% हमारा वर्क आ जाए, कुछ ना कुछ हमारी वहाँ पर वेस्टेज होगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, मीन्स हमारा जो इंडक्टर है उसके अंदर हमारी कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उसकी वैल्यू होगी U इज इक्वल टू हाफ LI²। इनमें जो आपको पता है L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, I मतलब हमारी वहाँ पर कितनी फ्लो हो रही है वो, तो इंडक्टर में हमारी जो एनर्जी स्टोर होगी वो हमारी इस वैल्यू के इक्वल होगी। सो यहाँ से हमारा एक पॉइंट आता है, अगर हमारी जो करंट की आई की जो वैल्यू है अगर उसको हम 1 रखें तो यहाँ पर हमारी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल हमारा 2U के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की एक और डेफिनेशन बनती है जो कि है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू ट्वाइस द वर्क डन इन स्टेबलाइजिंग टू अ फ्लो ऑफ 1 एम्पियर करंट इन अ सर्किट। मींस हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो किसके इक्वल है, वो जितना हमने वर्क डन करना, मतलब हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, मीन्स सर्किट को कितना वर्क करना पड़ा 1 एम्पियर के चार्ज को मतलब फ्लो कराने के लिए, मीन्स उसका फ्लो एस्टेब्लिश करने के लिए, मीन्स वहाँ पर 1 एम्पियर का जो चार्ज करंट है वो फ्लो होता रहे, वो वर्क उसका अगर हम डबल कर दें वो हमारा किसके इक्वल आएगा, वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल आएगा। वैसे जो उसका डेरिवेशन आता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, वो मैं मतलब हाईली रिकमेंड करूँगा आपको, आप उसको एक बार जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें हमने ये कैसे ड्राइव होता है वो, साथ साथ ये जो एनर्जी होती है ये यूज़ कहाँ पर होती है, क्योंकि एनर्जी उसने स्टोर कर ली इंडक्टर में, तो ये उस एनर्जी को स्टोर थोड़ी करता रहेगा, उसको यूज भी तो करेगा, तो यूज कहां पर होती है वो सब हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड, मींस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर होती है, उसकी वैल्यू होती है U इज इक्वल टू B²V/2 न्यू नोट, ये हमारी वैल्यू होती है। इनमें जो B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, V मतलब हमारा वॉल्यूम, जो हमारा सोलेनॉइड का है वॉल्यूम, और न्यू नोट हमारा क्या होगा, ये तो हमारा कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है जो कि आता है ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स, मींस जो इंडक्टर्स हैं हमारे उनको अगर हम ग्रुप करें, जैसे रेजिस्टर का ग्रुप करते थे ऐसे ही हमारा इंडक्टर का होता है। तो सीरीज में जो टोटल इंडक्टेंस निकाल लेंगे वो L1 + L2, मींस जितने भी हमारे जो इंडक्टर लगे हुए हैं उन सब का क्या है इंडिविजुअली सम कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल जो सम आ जाएगा। पैरेलल में क्या करेंगे, सबका रेसिप्रोकल करके हमारा क्या है जो हमारी जो टोटल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे सिंपल हमारा रेजिस्टेंस वाले केस में होता था ऐसे यहां पर होगा। सो नेक्स्ट एंड लास्ट जो इस चैप्टर से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे रियल लाइफ में भी काफी मतलब इसकी एप्लीकेशंस यूज होती हैं। तो देखो इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, इट इज अ फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू द वेराइंग करंट इन द अनदर कॉइल। मींस यहाँ पर देखो म्यूचुअल है यहाँ पर वर्ड, तो जैसे म्यूचुअल फंड सही है, इसी तरीके से यहाँ पर ये म्यूचुअल इंडक्शन भी हमारा रियल लाइफ में यूज करने के लिए सही है। देखो समझते हैं, ये तो अलग बात हो गई। देखो यहाँ पर आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल
इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें हमारे पास दो कॉइल होती है। तो एक कॉइल में तो हमारा कोई भी करंट वरंट कुछ नहीं फ्लो हो रहा है, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉइल में हम अपना बैटरी लगा के रखते हैं, मीन्स वहां पर करंट फ्लो होता है। तो एक जो कॉइल है, फर्स्ट वाली कॉइल है, उसमें क्या है हम करंट फ्लो कराते हैं और करंट को क्या वेरी करते हैं, मीन्स उसकी वैल्यू चेंज करते हैं। तो उसकी करंट की वैल्यू चेंज करने से जो दूसरी वाली कॉइल है, उसके साइड वाली कॉइल है, सेकंड कॉइल, उसमें क्या है हमारा ईएमएफ क्या है इंड्यूस्ड होता है। तो इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपना म्यूचुअल इंडक्शन। तो एक में चेंज करने से दूसरे में हमारा क्या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इस चीज को हमने बोल दिया म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहां पर बात आती है, जैसे डायग्राम में भी आप एक बार देख सकते हो फिगर में, एक में हमारी बैटरी भी लगी हुई मींस करंट फ्लो हो रहा है, दूसरी में हमारा क्या है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सिंपली प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो यहां पर पॉइंट आता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो डेफिनेशन बनेगी, मतलब होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द वन कॉइल व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द अनदर नेबरिंग कॉइल। मींस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हम बोल सकते हैं किसके कॉल आएगा, वो उसके कॉल आएगा, मींस हमारे पास वहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है एक कॉइल में वो कितनी है, अगर हम दूसरी वाली कॉइल में जो 1 एम्पियर करंट को क्या है वहां पर हम फ्लो कराएं तो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी दूसरी वाली कॉइल में। तो उस चीज को हम बोलते हैं अपना, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम बोलते हैं अपना कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां पर बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हम जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इट इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कॉइल इन वन इज यूनिट। मींस अगर जो हमारी फर्स्ट वाली जो मींस जो ऐसी जो कॉइल है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, अगर वहां पर करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी जो वैल्यू है वो वहां पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो क्या यूनिट हो जाए, तो दूसरी वाली में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो हमारा किसके इक्वल होगी, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल होगी। एंड जो इसकी यूनिट होती है वो भी हमारी क्या हेनरी ही होती है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस की ऐसी म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो 1 हेनरी की अगर यूनिट बनाए तो वो मतलब कि डेफिनेशन बनाए तो वो बनेगी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड इन वन कॉइल बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड इन अनदर कॉइल। मींस हमारे पास कॉइल है, तो जो फर्स्ट वाली कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां पर अगर हमारा जो करंट का जो रेट ऑफ चेंज है अगर वो 1 एम्पियर पर सेकंड हो, उस 1 एम्पियर पर सेकंड के करंट के चेंज की वजह से दूसरी वाली कॉइल में हमारा 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, तो वहां पर जो हमारी इंडक्टेंस की म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो हमारी किसके इक्वल होगी, 1 हेनरी के इक्वल होगी। क्लियर है पॉइंट? आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कोएक्सियल सोलेनोइड। मींस हमारे पास दो सोलेनोइड है, उनको क्या हमने एक्सिस के अराउंड क्या है अटैच किया हुआ है, तो वहां पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होगी, मींस एक सोलेनोइड में से हम करंट फ्लो कराएंगे और दूसरे सोलेनोइड में अपने आप ही क्या है हमारा ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। तो उस ईएमएफ की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वहां पर होगी हमारी M12 मींस बाय 1/2 मींस फर्स्ट वाली में करंट फ्लो करा रहे हैं और सेकंड में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो वहां पर वैल्यू होगी न्यू नोट N1 N2 इंटू A अपॉन L। ये हमारी वैल्यू होगी, इन विच जो न्यू नोट है कॉन्स्टेंट है, N1 और N2 मतलब N1 का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल और N2 का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड कॉइल। A मतलब हमारा वहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L मतलब हमारी जो सोलेनोइड है उनकी लेंथ। सेकंड आता है M21 मतलब अगर हम सेकंड वाले में करंट फ्लो कराएं और फर्स्ट वाले में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, तो वहां पर बात आएगी मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस जो एक दूसरे पर लगा रहे हैं वो आएगी वो मतलब सेम ही वैल्यू होती है न्यू नोट N1 N2 इंटू A अपॉन L। मींस जो दोनों जो सोलेनोइड है वो एक दूसरे पर सेम ही हमारा क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस लगाएंगी। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जैसे M डिपेंड्स अपॉन मींस जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है कोएक्सियल सोलेनोइड का वो कुछ चीजों पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले ज्योमेट्री मतलब वो दोनों की शेप में क्या है अटैच किए हुए हैं। सेकंड डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, जो दोनों कॉइल्स हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आता है वो। और लास्टली जो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वाइंडिंग, मींस जिस मटेरियल से हमारा जो सोलेनोइड बना हुआ है उस मटेरियल पे भी हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसको हम डिनोट करते हैं K से। तो सिंपल सा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रियल लाइफ में जो मशीन्स होती हैं उनमें ये काफी यूज होता है। देखो यहाँ पर पॉइंट आता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का, द फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन वन कॉइल डेट लिंक्स द अनदर कॉइल। मींस हमारे क्या फ्रैक्शन है मैग्नेटिक फ्लक्स का, जो कि मींस हमारे पास दो कॉइल है, एक कॉइल में अगर हमारी करंट की वैल्यू चेंज होगी तो वहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। ये हमने अपने 4th चैप्टर में समझा था। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम रिलेट कर सकते हैं अपना मैग्नेटिक फ्लक्स से। तो हमारा करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू
मतलब प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का जो हमारा फ्रैक्शन होगा उसको हम बोलेंगे अपना कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसको हम डिनोट करेंगे के से। मीन्स के की वैल्यू हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू एम अपॉन अंडर रूट L1 अपॉन L2। तो जो यहाँ पर एम है, एम मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस, और जो L1 L2 है, दो कोयल हैं हमारी, यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बोथ। मीन्स फर्स्ट वाला और सेकंड वाली जो कोयल है दोनों जो यहाँ पर यूज हो रही थी, उन दोनों का अलग अलग हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है उन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू आती है। वैसे अगर हम समझे कोफिशिएंट ऑफ जो ये कपलिंग होता है, कपलिंग मतलब के जो होता है, ये के क्या डिनोट करता है, तो के हमारा क्या है, एक तरीके से कनेक्शन को शो करता है। मीन्स अगर के की वैल्यू क्या होगी, हमारी हाई होगी, तो ये एक तरीके से मतलब हमारा मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी मशीन्स हैं, मशीन्स के अंदर जो कोयल्स हैं, उनके अंदर जो कोयल्स हैं उनका कनेक्शन कैसा होगा, मीन्स वो कितना हाई वैल्यू होगा, लो वैल्यू होगा, तो उसको हमारा बताता है कौन, कोफिशिएंट मतलब ये के। अब देखो समझते हैं इंच की वैल्यू से, जैसे अगर हमारी जो के की वैल्यू है अगर वो 1 हो तो हमारा जो कपलिंग होगा वो बहुत ज़्यादा टाइट होगा। मीन्स दोनों का जो रिलेशन होगा, जो दोनों कोयल है वो क्या है, अच्छे से आपस में कनेक्ट होगी, जो कपलिंग होगी वो टाइट होगी। नेक्स्ट आता है व्हेन के इज 0, अगर के 0 होगा तो कपलिंग क्या होगी, मिनिमम होगी। और अगर हमारी जो के की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होगी तो वहां पर हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, मींस दोनों के बीच का कनेक्शन होगा, वो एवरेज होगा। जनरली जो हमारा के होता है वो ज्यादातर मींस मैक्सिमम मशीन में, ज्यादातर मतलब सारी मशीनों में वो लेस देन 1 होता है। सो लास्ट टॉपिक हमारा आता है, वैसे तो उसका एक पूरा डेरिवेशन आता है, वो वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो उसके मेन जो फॉर्मूले होते हैं वो हम चेकआउट करते हैं। देखो यहाँ पर आता है मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लोरेंस फोर्स, मींस हम लोरेंस फोर्स की हेल्प से अपनी मोशनल ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं। देखो मोशनल ईएमएफ का मतलब आपको पता है कि जो ईएमएफ मोशन की वजह से प्रोड्यूस होगा, और उसकी वैल्यू में किसकी हेल्प से निकालनी है, लोरेंस फोर्स की हेल्प से निकालनी है। लोरेंस फोर्स आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों जब साथ में काम करेगी तो उस फोर्स को हम बोलेंगे लोरेंस फोर्स। तो हम कैसे निकालते हैं वो तो आप डेरिवेशन में मतलब देख भी चुके होंगे, या फिर अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो ई की वैल्यू आती है, मींस ईएमएफ की वैल्यू आती है, मोशनल ईएमएफ की, वो आती है BLV। मींस अगर लोरेंस फोर्स की हेल्प से निकाल ले तो ये हमारी वैल्यू आती है। यहाँ पर जो आई की वैल्यू आती है वो आएगी हमारी आई, जैसे हमें पता है E/R होता है इंड्यूस्ड करंट, यहाँ पर आ जाएगा BLV/R, ये हमारी आई की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आता है फोर्स ऑन मूवेबल आर्म, जो हमारी आर्म होती है, मींस मोशनल ईएमएफ में जो हमारी रोड होती है वो मूव होती है, तो उस पर कितनी फोर्स लगती है, वो लगती है F = B²L²V/R, ये हमारी वैल्यू लगती है। नेक्स्ट आता है पावर कंजप्शन। पावर कंजप्शन मींस वहाँ पर जो मोशन करने से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो जो ईएमएफ है अगर उस रोड को हम क्या बाहर किसी सर्किट से कनेक्ट करें तो वहाँ पर वो कितनी पावर प्रोवाइड हमें करेगी, तो वो करेगी हमें P = B²L²V²/R, ये हमारी क्या है पावर मतलब प्रोड्यूस होगी, मतलब इतनी पावर हमारी वहाँ पर मतलब बाहर जो सर्किट लगा है उसमें क्या है मतलब दी जाएगी, मीन्स वहाँ पर क्या है प्रोवाइड ये वाली पावर होगी। तो इस तरीके से आता है हमारा मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लोरेंस फोर्स। सो ये आता है हमारा चैप्टर 6 क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रिवीजन। इस जो ये नोट्स हैं इन सब का जो मतलब जो पीडीएफ है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यस आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो उसको लाइक जरूर करके जाना है, और साथ ही साथ कमेंट भी जरूर करके जाना है। कमेंट में आप कोई भी फीडबैक लिख सकते हो, आप अपने मन की बात कुछ भी लिख सकते हो। और यस कमेंट जरूर करना है, अगर मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखना है तो आप एक इमोजी भी छोड़ दोगे, मतलब हमको अच्छा लगेगा, आप वो जरूर करके जाना। बाकी इससे रिलेटेड और चैप्टर मतलब क्लास 12 से फिजिक्स से केमिस्ट्री मैथ से जितने भी रिलेटेड आपके कोई भी वीडियो है सब कुछ है, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप प्लेलिस्ट जो सेक्शन है वहां पर भी चेकआउट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड यस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।